और शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज थॉमस कप और ओबर कप के लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। खिलाड़ियों ने उन्हें अपने अपने तजुर्बात पेश किए। वाज़ेह रहे कि बैडमिंटन टीम ने इतवार को फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर 73 बरसों में पहली बार मुल्क का थॉमस कप टाइटल जीत लिया। इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद अदर एथलीट इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट अबाउट दिस सर। ओनली वी हैव दिस प्रिविलेज। प्लेयर्स मिलकर डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि सब अपना। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अजय श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। Our athletes will always be proud to say that we have the backing of our Prime Minister. So that is something that is, I think, unmatchable, and I'm very happy with the way that he spoke to all of us, and he took so much time out of his busy schedule to speak to all of us, and he also called us immediately after our finals, and he spoke to us, he congratulated all of us. I think these kinds of things will definitely help all the players to do well. I think this is what will motivate all the players to do well. I have been a player myself also, and personally I also won a little bit, but I've never been called up by my Prime Minister to congratulate. So of course it's something that they really cherish and will forever remember. मैंने पिछले 8 सालों में जिस तरह से इंटरेक्शंस देखे हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मतलब कि आप मेडल जीतो या हारो, उनका हर समय एक प्रोत्साहन सा माइंडसेट रहता ही है, और 100% ऑल द टाइम ही इज़ फॉलोइंग द प्लेयर, फॉलोइंग द स्पोर्ट, और एक बारीकी से जो दिल की बात रहती है वो करते हैं, जो प्लेयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 और 24 मई को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में होंगे। इस दौरे में जहां एक तरफ मोदी क्वाड समिट में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही तकरीबन 36 घंटे के इस सफर में वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जापान के इस तीसरे दौरे में दोतरफा बातचीत के दौरान सरमायाकारी, तिजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी समेत कई अहम उमूर पर बातचीत होनी है। पीएम मोदी आज की रात जापान के लिए रवाना होंगे। 23 मई को टोक्यो पहुंचते ही उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। पुणे में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की आज रैली होने वाली है। वो यहां अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी रैली होगी। पुणे एमएनएस सदर साईनाथ बाबर ने कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि आज की रैली में 10 से 15 हजार लोग शामिल रहेंगे। राज ठाकरे आज अपने अयोध्या दौरे समेत कई अहम मसाइल पर यहां बात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ठाकरे रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाएंगे। राज ठाकरे के सख्तगीर हिंदुत्व एजेंडा अपनाने के बाद से मुजव्विजा रैली चौथी इस तरह की रैली होगी। एक और अहम खबर, जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी के लीडर और रामपुर के एमएलए आजम खान आज लखनऊ में होने वाली पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उनके साथ उनके बेटे और सवार के एमएलए अब्दुल्ला आजम खान भी पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में अहम मीटिंग तलब की है, और ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब रियासती असेंबली का इजलास पीर से शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि आजम खानदान एसपी हाई कमान से बेहद नाराज है। माना जा रहा है कि आजम खान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह और एसपी
एमएलए शिवपाल सिंह यादव के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने मार्च में एसपी की मीटिंग में भी शिरकत नहीं की थी। उन्होंने दावा किया था कि तमाम एमएलए को एसपी मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन उन्हें कोई दावतनामा नहीं मिला था। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, बहुत ही ये तवक्को यही की जा रही थी कि आजम खान अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से अपनी दूरी जो है वो बना रहे हैं, और ये जो मीटिंग होने वाली है ये इसी कड़ी के सिलसिले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बेहतर आपसे ही सियासी माहौल जानना चाहेंगे। हाँ देखिए हिना, आपने जैसा बताया कि ये जो पूरी सियासी पेशरफ्त है और जिस अंदाज से समाजवादी पार्टी का दाखिली इंतशार सामने आ रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि फासले मजीद बढ़ेंगे अभी। और बुनियादी बात यही है कि देखिए आजम खान ने जेल में रहते हुए जिस अंदाज का ट्रीटमेंट किया उनसे मिलने वाले लोगों के साथ, उसने ये साफ वाज़ेह कर दिया था कि आने वाला वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुनासिब नहीं है सियासी एतबार से। देखिए अखिलेश से एक पूरा तबका नाराज है और जाहिर है कि नाराजगी की ज्यादा बड़ा सबब यह है कि उनके ऊपर ये इल्जाम है कि आजम खान को उन्होंने जिस अंदाज से नजरअंदाज किया है उसने एक बड़ा संजीदा सा मैसेज तमाम उन वोटर्स को दे दिया है बाकायदा तौर पर कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आजम खान का वोट बैंक कबूल किए जाते रहे हैं। और आपने देखा कि आजम खान से मिलने वाले लोगों में समाजवादी पार्टी के जो मेंबरान असेंबली थे उन्होंने उनको वापस भी किया वहां से, और प्रमोद कृष्ण से मुलाकात हुई, कई और दूसरे लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग भी पेशरफ्त करते थे कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे थे आजम खान कि उनके लिए न कोई तहरीक चलाई गई है, उनके लिए न कोई आवाज उठाई गई है, उनके बेटे उनकी अहलिया जिन मुसीबतों से अजियतों से गुजरे हैं वो खुद उनके साथ जेल में क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये अपने आप में जो मंजरनामा है ये समाजवादी पार्टी के लिए तशवीशनाक है। और आज की मीटिंग में अदम शिरकत ये वाजे कर रही है कि आने वाला वक्त जो है समाजवादी पार्टी के लिए मजीद सियासी बहरान लेकर आएगा। अब देखना यही है कि शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी, आजम खान की गैर मौजूदगी क्या कुछ गुल खिलाती है और अखिलेश यादव इस बात में क्या मजीद पेशरफ्त अब आइंदा करेंगे। लेकिन फिल वक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं दाखिली इंतशार का शिकार बड़े पैमाने पर बड़ी हद तक हो रही है ना। जी तारिक, तो जाहिर सी बात है कि आज की जो अहम मीटिंग होने वाली है समाजवादी पार्टी की उस पर लगातार नज़र बनी हुई है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के रामबन सुरंग हादसे में महलविकीन के अहल खाना के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से महलविकीन के अहल खाना को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक ट्वीट किया। दूसरी जानिब एलजी की तरफ से भी 1 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है। तकरीबन 40 घंटे चले इस मुश्किल ऑपरेशन के खत्म होने के बाद एसएसपी रामबन से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने खास बातचीत की। तकरीबन 40 घंटे की मशक्क़त के बाद अब जो रेस्क्यू टीम जो ऑपरेशन में इसमें हिस्सा ले रही थी उन्होंने 10 की 10 बॉडीज़ को रिकवर किया है। बहुत चैलेंजिंग टास्क था। हमारे साथ एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम कितना चैलेंजिंग था ये और क्या किस तरह से ये ऑपरेशन चला? Challenges were multifold and starting from shooting stones to the mountain caving in yesterday. उसके बाद डस्ट स्टॉर्म और इनक्लेमेंट वेदर कंडीशंस, एनएच को थ्रू रखा गया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो रेस्क्यू वर्कर्स हमारे अंदर थे उनकी जान को किसी तरीके का खतरा होना हो, ये सब हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। आपने कहा चैलेंज था, वेदर का भी चैलेंज था, तो आपको लगता है कि जो टीम्स थी यहाँ पे क्या आपको भरोसा था कि आज शाम तक ये कंप्लीट, या आपको लग रहा था कल मॉर्निंग से जब 5:30 रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया तो काफ़ी ज़्यादा पेस हमने इसमें देखा कि जो जेसीबी जो वर्कर्स थे वो काफ़ी जल्दी से मूव इन कर रहे थे, तो थोड़ा सा उम्मीद जागने लगी कि आज ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा शाम तक। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या की आपने, क्या एफआईआर किस तरह से की? FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर 287, 336, 337 एंड 304A। आप क्योंकि कल से यहाँ पे थी, आप बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेशन को हिस्सा ले रही थी, तो आपको लगता है कि ऐसे इंसिडेंट्स क्योंकि कहाँ पे आपको लगता है चूक हुई है जिनको आगे सुधारने की जरूरत है? इट इज़ टू सून टू टेल कि एक्चुअली किसी की यहाँ पे चूक हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि माउंटेन की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और यहाँ पे वो बिल्कुल ही फॉल्ट लाइंस डेवलप कर चुका है। सो
सो वी नीड टू सी कि ऑलरेडी माउंटेन इसी तरीके से था या फिर कोई चूक हुई है, इसीलिए वो FIR का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन के तहत समझ में आएगा। जिनकी डेथ्स हुई हैं क्या उनको सभी को आइडेंटिफाई किया गया है या अभी भी, क्योंकि बॉडीज़ का जो था बहुत ख़राब हालत में? दे हैव ऑल बीन आइडेंटिफाइड। जो 1-2 बॉडीज़ अभी बची हैं जो अभी गई हैं जस्ट नाउ, उनका आइडेंटिफिकेशन अभी सून हो जाएगा, बट ऑल द रेस्ट ऑफ द बॉडीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड। आपको हमारी तरफ से मुबारक है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हालांकि कोई जान नहीं बची है, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी SSP रामबन जो कह रहे थे कि इन्होंने 10 की 10 बॉडीज़ को निकाल दिया है और अब एक FIR भी इसमें लॉन्च किया गया है कि इसमें देखा जाएगा कि क्या फॉल्ट हुआ, कहाँ पे गलतियाँ हुई, ये सब जांच का विषय है जो आगे होता रहेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, खूनी नाला रामबन, जम्मू। रामबन खूनी नाला इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के फौरी बाद डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल आलम से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने बातचीत की। इस वक्त है डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल आलम, इनसे हम बात करेंगे और कंपनसेशन की बात करेंगे, जो क्या कंपनसेशन की जा रही है, किस तरह से ये ऑपरेशन चला। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, कितनी बॉडीज़ रिकवरिंग, लोकल कितने और बाहर की? विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा जो 36 घंटे पहले का ऑपरेशन चला था वो अभी थोड़ी देर पहले कंक्लूड हुआ, जब हमारी 10th और फाइनल बॉडी मिली। वो बॉडी हमारे लोकल बच्चे की ही थी। तो टोटल 10 मिसिंग पर्सन्स थे। डे बिफोर येस्टरडे 13 पर्सन्स यहाँ पर थे, जिसमें से 3 को हम रेस्क्यू कर पाए थे, 2 विद माइनर इंजरीज, 1 का फ्रैक्चर हुआ था। जो 10 बॉडीज़ थी उसमें से कल एक मिली थी सुधीर रॉय की, जो वेस्ट बंगाल के थे। आज हमने 9 और बॉडीज़ रिकवर की हैं, जिसमें से हमारे 2 लोकल थे, 4 वेस्ट बंगाल के थे, 1 आसाम का और 2 नेपाल से थे। तो इनका जो इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बाकी सब करके हमारी एक ग्रिड है दैट विल इंश्योर कि इनकी जो कॉप्सेज हैं, मॉर्टल रिमेन्स हैं, वो इनकी नेटिव प्लेसेस पे चली जाएं और इनके नियर एंड डियर वंस को मिले। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, क्योंकि कंपनसेशन एंड एक्सक्रेशिया दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बेसिकली पिछले 3 दिनों से इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे और एक डे टू डे रिपोर्ट हमसे ले रहे थे। इनफैक्ट राजभवन से हमको आफ्टर एवरी 15 मिनट्स फ़ोन आ रहा था और हम अपडेट ले रहे थे। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले डिफकॉम सर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कन्वे करने के लिए कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो डिजीज्ड हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खोई हैं, उनके लिए 1-1 लाख रुपए का अपना ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड से अनाउंस किया हुआ है। उसके अलावा ये एक कंसेशनर कंपनी के लिए काम करते थे, PF फंडेड एम्प्लॉइज़ थे, तो इनको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रेगुलेशंस के तहत इनका जो कॉम्पनसेशन बनता था, फुल पैकेज, वो हमने इंश्योर किया है। एक ऐसा पैकेज जो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगियों का जो है वो उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी, लेकिन जो आने वाली ज़िंदगी है इनकी NOKs के लिए, इनके बच्चे, इनकी मिसेज, कम से कम उसमें थोड़ी बहुत राहत प्रोवाइड करेगी। उसकी जो एश्योरेंस है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर पूरा करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी तरफ से जो एक कंपोनेंट दिया जाएगा कंपनसेशन का, वो इतना एडुकेट होगा कि इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो थोड़ा बहुत इस ट्राइंग टाइम ऑलरेडी हेल्ड डिस्कशंस, हमने डिस्कशंस किए हैं जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इनफैक्ट मैं उनको भी अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 दिन से वो भी यही स्टेशन थे, हमारे रीजनल ऑफिसर NHAI, हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे PIU रामबन के, वो कल भी यहाँ थे। कल इनफैक्ट उनका जो है पाँव का फ्रैक्चर भी हो गया। उनके साथ और जो यहाँ पर जो हमारी जो कंसेशनर कंपनी काम कर रही थी, सीगल, सरला, उनसे भी हमारी बात हुई। उनके भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो यहाँ स्पॉट पे थे। उनसे नेगोशिएट करने के बाद और उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करने के बाद दे आर अबाउट टू रीच अ वेरी गुड फिगर, जो हम इनको दे सकते हैं एज कॉम्पनसेशन ऑफ डेथ इन हार्नेस, डेथ ऑन ड्यूटी। वो सारा कंक्लूड करके इनको मिल जाएगा, ताकि उनकी फैमिलीज़ के लिए आने वाली जो लाइफ है वो आसान हो जाए। एक और सवाल है जो लास्ट में है कि आज चैलेंजिंग रहा बहुत, आपने कल से लगातार जब से ये शुरू हुआ है आपके लिए भी चैलेंजिंग था, सभी लोगों ने, तो
ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे उंगलियां उठ रही हैं कंपनी पर भी कि किस तरह से उनका जो सिस्टम रहा काम करने की। आपको लगता है उस पर तहकीकात करने की आप करेंगे उस पर? दैट इज़, वो भी गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैं आपको अपने 18 मंथ्स के तजर्बे से ये बता सकता हूँ कि स्लाइडिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फोर लेनिंग, वाइडनिंग ऑफ द रोड। ये एक एडिट टनल थी जिस पे अभी काम शुरू ही नहीं हुआ था, अभी शुरू होने वाला था। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये नॉर्मल स्लाइड गिरता यहाँ कोई नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारा एक लोकल कंपोनेंट जो था वो काम कर रहा था, वो इसकी जद में आया। दैट इज़ वाई वी हैड टू लॉन्च दिस ऑपरेशन। सो फार एज आप जिसकी बात कर रहे हैं लूप होल्स की, बाकी दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। एज एंड व्हेन गवर्नमेंट टेक्स दैट डिसीजन वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। न्यूज़ 18 से बात करें। थैंक यू। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 अजला में तकरीबन 6,80,000 अफराद सैलाब से मुतासर हैं। नागौन, होजाई, द्रंग और करीमगंज अजला में सैलाब की सूरत हाल बेहद संगीन है। रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद 18 तक जा पहुंची है। 74,000 से ज्यादा मुतासरीन जिला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए 282 रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। ये एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है एज पर डायरेक्शन। जो भी सामान आता है हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं। हम यहाँ पॉइंट पे रहते हैं, स्पॉट पे, और जो भी सामान आता है अभी तो कंटिन्यूअस चल रहा है। हम 2-3 दिनों से कंटिन्यूअस रिलीफ आइटम पहुँचा रहे हैं। जिस गांव में उनका डायरेक्शन होता है हम फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस गाँव के लिए। तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स है जो ये इस काम में? हम टोटल 33 हैं, जिसमें से हम 11 मेंबर को जो है दोबोका में ड्रॉप किए हैं, जो वहाँ पर जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बाकी मेंबर जो 22 हैं वो हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ महिला रेस्क्यूअर भी हैं। इस बाढ़ के समय उन्होंने भी जो है काफ़ी धैर्य और साहस के साथ उन्होंने लोगों तक पहुँचा है और रेस्क्यू करने में जो है हेल्प किया है। तो देखा जाए कि आप लोगों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया था तो उसमें चिल्ड्रन भी थे और यस प्रेग्नेंट वोमेन भी थे, तो उन लोगों को हाँ यस प्रेग्नेंट वोमेन की आपने बात किया है। तो एक हम लोग हयांग, जो कि यहाँ पे हम जब जोगी जन इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे, तो नेक्स्ट डे एज पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमें बताया गया कि आप लोग जो है ये अपना जो है इस इलाके में आ जाइए जागीबाड़ी में, और यहाँ से हम हयांग एक गांव है जहाँ पर किसी का रीच नहीं था, तो बोला वहाँ पर पहुँचाना है, वहाँ से काफ़ी कॉल आ रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग गए तो एक महिला बीमार थी, तो उनका रिक्वेस्ट था, हमने उनको तुरंत जो है बोट में बैठाया और फर्दर रेलवे लाइन के साथ ही एक मेडिकल कैंप था, वहाँ तक हमने उनको जो है छोड़ा। ये कब का घटना थी? ये आई मीन 18 जी। आसाम से बड़ी खबर आपको दे दें। शफीकुल इस्लाम की मुबैना पुलिस हिरासनी के बाद मौत के मामले से जुड़ी ये अहम खबर है, जिसमें आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम शफीकुल इस्लाम की अफसोसनाक मौत के मामले को संजीदगी से लेते हैं। मुतालिका पुलिस स्टेशन के ओसी को मुअत्तल किया जाता है। अगर हमारी तरफ से कोई शरारत हुई है तो इसका पता लगाया जाएगा, तफ्तीश की जाएगी और कानून के मुताबिक कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि शफीकुल इस्लाम की मौत के बाद यहाँ तशद्दुद के वाक़यात रोनमा हुए थे और बरहम हुजूम ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो आसाम से अहम खबर, शफीकुल इस्लाम की मुबैना पुलिस हिरासनी मौत के मामले से जुड़ी हुई आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम शफीकुल इस्लाम की अफसोसनाक मौत के मामले को संजीदगी से लेते हैं और मुतालिका पुलिस स्टेशन के ओसी को मुअत्तल किया जाता है। अगर हमारी तरफ से कोई शरारत हुई हो तो उसका पता लगाया जाएगा, कानून के मुताबिक कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एएमयू में होने वाले लिटरेरी फेस्टिवल को मुलतवी कर दिया गया। कैनेडी हॉल के बाहर रात में गोलियां चली थी। तलबा की गुटबाजी की वजह से इस लिटरेरी फेस्टिवल को मुलतवी करना पड़ा। 3 रोज़ा इस फेस्टिवल में मुल्क भर से कई मशहूर शख्सियात शामिल होने वाली थी। फेस्टिवल मुलतवी करने पर मीडिया से ओहदेदारान बचते नजर आए। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये मेगा जॉब ड्राइव आज मना रहा है पैन इंडिया। अब
अबाउट 100 का प्लान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें से यूपी में कम से कम 16 जॉब ड्राइव्स एट वन को स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, कहीं पे कॉर्पोरेट्स पहुँच पाए, कहीं नहीं पहुँच पाए। दवा इस्लामिया इंटर कॉलेज बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो आजकल नौकरी की दिक्कतें आ रही हैं उसके सिलसिले में एमपी के साथ मिलकर उनके भविष्य को देखते हुए मुख्तलिफ कंपनियों को बुलाकर यहाँ पे इंटरव्यू कराया जा रहा है कि जिससे बच्चों को नौकरी मिले। एएमपी के एसोसिएशन से एक मेगा ड्राइव किया जा रहा है, जिसमें जो है लगभग 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 11 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना जो है इसमें इंटरेस्ट दिखलाया है। इसमें हाई महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2226 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 2200 से ज़ायद लोग कोरोना से शिफायाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क भर में 14,900 से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। कोरोना से बचाव के लिए 192 करोड़ से ज़ायद टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लगातार अपील की जा रही है। तेलंगाना से खबर है, जहां 23 मई से एसएससी बोर्ड इम्तिहानात की आगाज हो रहा है। रियासत भर में 5,09,275 तलबा इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस बार 11 पर्चों के बजाय सिर्फ 6 पेपर का ही इम्तिहान होना है। इम्तिहान सुबह 9:30 से 12:45 तक चलेगा। 9:30 के बाद तलबा को इम्तिहानी सेंटर यानी एग्जामिनेशन हॉल में दाखिले की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। इम्तिहानी मराकज़ के पास दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने में तलबा की सहूलत के लिए आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया है और बिला वक्फे बिजली की सरबराही और शदीद गर्मी के पेश नज़र तमाम सेंटर्स पर ORS के पैकेट्स भी रखे जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज